नई सरकार आई है, नई परंपराएं बन रही है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सांसदों को दो टूक कह दिया है कि चरण छूने की परंपरा अब नहीं चलेगी। काम करना होगा, मुद्दों पर जानकारियां जुटानी होगी। यानी कि मोदी को अपने सांसदों को यह ज्ञान तब देना पड़ा जब सांसद उनके पांव छूने लगे। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। और शायद यही वो वजह है कि प्रचारक होते हुए जिस तरीके का श्रम वो करते रहे होंगे, प्रधानमंत्री के तौर पर शायद वो अपनी कैबिनेट के जरिए देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं, क्योंकि संघ में प्रचारक के तौर पर पांव छूना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात के खिलाफ हैं कि कैबिनेट के भीतर कोई एक दूसरे के पांव छुए। चाटुकारिता होनी नहीं चाहिए, परिवार वालों को किसी पद पर रखना नहीं चाहिए, मुद्दों का अध्ययन करना चाहिए। यहीं से पार्टी के भीतर कुछ नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट में कोई सामान्य लोग नहीं है, बल्कि नितिन गडकरी जो पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं वह भी हैं, राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान में भी हैं, वह भी कैबिनेट में हैं, अरुण जेटली राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, सुषमा स्वराज लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रह चुकी हैं, वेंकैया नायडू भी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरह की पूरी फहरिस्त कद्दावर नेताओं से भरी हुई है, जो इनसे पहले भी वाजपेयी सरकार के दौर में मंत्री भी थे। यानी इस बार कैबिनेट में ऐसा क्या अलग है कि नरेंद्र मोदी को बार बार आदर्श की स्थिति लानी पड़ रही है या आदर्शवाद की बात कहनी पड़ रही है? शायद जनादेश की ताकत है या जनादेश का दबाव है। दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि जनादेश ने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कुछ ऐसा दबाव बनाया है जिससे ये बात बार बार निकले कि कैबिनेट पुरानी पारंपरिक लीग को तोड़ना चाहती है। कैबिनेट जिस तरीके से काम करेगी उसमें एक तरह का खुलापन है, और खासतौर से नौकरशाही जो कि मंत्री के मातहत बंधी रहती है वो उससे मुक्त है। लेकिन फिर वही सवाल, एक वक्त इंदिरा गांधी ने किचन कैबिनेट बनाई, किचन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर हावी हो गई थी। लेकिन इस बार किचन कैबिनेट नहीं बल्कि पीएमओ ही सब कुछ हो चला है, और प्रधानमंत्री जो सोचते हैं, जो कह रहे हैं, उसी लिहाज से हर मंत्री को काम करना पड़ रहा है, या फिर ये दिखाई देने लगा है कि उसे उसी लिहाज से काम करना पड़ेगा। दरअसल सबसे बड़ा सच यही है कि खुद नरेंद्र मोदी इस बार 2 सीट पर नहीं लड़े, यानी वडोदरा और बनारस पर नहीं। सच यह है कि देश की 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे थे, और शायद यही वो वजह है जिस वजह से वो तमाम लोग या वो तमाम सांसद या वो तमाम मंत्री जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में है, उनका अपनी जगह कोई महत्व नहीं है और नरेंद्र मोदी हर चीज के केंद्र में है। तो शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं है, बल्कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी संसदीय राजनीति के कई कदम आगे बढ़ते हुए उस केंद्र में जाकर खड़े हो गए हैं जहां दुनिया की राष्ट्रपति प्रणाली को देख लीजिए या फिर भारत की संसदीय राजनीति, इन सब में ताकतवर तौर पर नरेंद्र मोदी निजी तौर पर महत्वपूर्ण हो गए हैं। देश की जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। उम्मीदों का बोझ मोदी के कंधों पर है और मोदी को आस अपनी टीम से है। इसलिए मोदी ने चाटुकारिता की संस्कृति को तौबा करने की 2 टूक हिदायत दी है। पांव छूना वर्जित कर दिया है और चरण वंदना कतई मंजूर नहीं होगी। मोदी भक्ति की ऐसी तस्वीरें अब बीजेपी में देखने को नहीं मिलेगी। चाटुकारिता और चरण वंदना की संस्कृति अब मोदी की बीजेपी को मंजूर नहीं। मोदी सरकार में किसी भी तरह की चापलूसी की जगह नहीं होगी, क्योंकि बहुमत लेकर बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने मोदी ने पार्टी की संसदीय दल की पहली बैठक में ही 2 टूक फरमान जारी कर दिया कि बीजेपी सांसद बड़े नेता के पांव छूने की जगह सदन में पूरी तैयारी के साथ आए। Well, it's a warning for people like us too, and of course it would the freelancing of statements which is done mostly. It is best if it is avoided, but at the same time there is no restriction. There are spokespersons of the Bharatiya Janata Party. There would be spokespersons of the government, and they would take a call on what has to be spoken. जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी कार्यशैली लगातार चर्चा में है। दरअसल मोदी बीजेपी में उस राजनीतिक संस्कृति पर लगाम लगाने की कोशिश में है जिस सत्ता की संस्कृति को 60 बरस के कांग्रेसी शासन ने पाल पोस कर बड़ा किया। चापलूसी सियासत में तरक्की का कारगर औजार बनता चला गया।
आजादी के बाद सत्ता के कई सूरज आसमान में चमके। देश ने कई प्रधानमंत्रियों का दौर देखा। वक्त बदलता रहा, लेकिन सियासत और चापलूसी एक ही सिक्के के दो पहलू बने रहे। चापलूसी का रंग बीतते वक्त के साथ और चोखा होता चला गया। याद कीजिए, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में नेताओं का कद इतना बड़ा होता था कि चापलूस संस्कृति को लेकर कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। इंदिरा गांधी के दौर में प्रधानमंत्री का सियासी कद इतना बड़ा हो गया कि कांग्रेस जैसे पुरानी पार्टी बौनी लगने लगी। बड़े से बड़े नेता इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का जाप करने लगे। इस बीमारी से कोई भी दल अछूता नहीं रहा। छत्रपों का तो विस्तार भी इसी तरीके से हुआ और उदय भी, सीधे कहें तो अब अस्त भी इसी लिहाज से हो रहा है। लेकिन मोदी से पहले की बीजेपी राजनीति में चापलूसी के संस्कार का विस्तार हो रहा था, इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात से घबरा गए कि जनादेश अगर इतना बड़ा है, ऐसे में अगर पुरानी संस्कृति पार्टी के भीतर दीमक की तरह घुस गई तो फिर जनादेश भी डढ़ा के गिर जाएगा? हो सकता है, लेकिन यह दिलचस्प संयोग है कि मोदी राजनीति की उस रवायत को पलटने की कवायद तब कर रहे हैं जब बीजेपी में उनके बराबर के कद का कोई नहीं। सामूहिक नेतृत्व का राग अलापने वाली बीजेपी में पहली बार एक व्यक्ति के नाम पर न केवल चुनाव लड़ा गया, बल्कि पार्टी को बहुमत के साथ पहली बार सत्ता में आने का मौका भी अगर मिला तो उसके केंद्र में और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी को ही बीजेपी से लेकर संघ परिवार तक ने मान्यता दे दी। आज तक ब्यूरो। मोदी ने अपने सांसदों को कह दिया है कि चरण छूना मना है, लेकिन भारतीय संस्कृति में चरण सम्मान देने के लिए छूने की परंपरा है। देश की संस्कृति पर चलते हुए और संघ की परिपाटी में ढलते हुए मोदी ने अब तक आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के न जाने कितनी ही बार पैर छूते रहे हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति में पैर छूना हमेशा संस्कार का हिस्सा रहा है। पैर छूने की परंपरा को कभी भी गलत समझा नहीं गया। मोदी जब भी वरिष्ठ नेताओं के सामने हुए, हमेशा चरण स्पर्श कर ही आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद मोदी जब दिल्ली पहुंचे तो जहां भी लालकृष्ण आडवाणी सामने टकराए, नरेंद्र मोदी ने पैर छूकर ही बीजेपी के भीष्म पितामह की वंदना की। दरअसल मोदी की राजनीतिक पहचान हिंदुस्तान में तभी बनी जब वो आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा के सारथी के तौर पर सामने आए। मोदी का बार बार आडवाणी का पैर छूना कुछ वैसे ही था मानो बीजेपी के पहले सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री ने पार्टी के उस कद्दावर नेता को सम्मान दिया हो जिसने बीजेपी को 2 सांसदों की पार्टी से खड़ा कर पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया था। संयोग देखिए, मोदी मुरली मनोहर जोशी के तिरंगा यात्रा के भी सारथी रहे। शायद यही वजह रही कि कानपुर की चुनावी रैली में मुरली मनोहर जोशी के वो सामने हुए तो बुजुर्ग नेता का पैर छूकर ही सम्मान देना या सम्मान करवाना मोदी भूले नहीं। 13 सितंबर को जब बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का औपचारिक उम्मीदवार बनाया तो कमोवेश हम उम्र सुषमा स्वराज के भी पैर छूकर आभार जताने में नरेंद्र मोदी ने कोताही नहीं बरती। बनारस के बाहरी इलाके में चुनावी रैली आजाद हिंद फौज के सिपाही कर्नल निजामुद्दीन ने जंगे आजादी में जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था, उसके लिए मोदी ने मंच पर उनके पैर छूकर भारतीय संस्कृति की इस परंपरा को नया आयाम दे दिया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद पैर छूने की परंपरा पर रोक लगाना चाहते हैं तो साफ है कि वो नहीं चाहते भारतीय परंपरा की ये ताकत चाटुकारिता का दूसरा नाम बन जाए। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने सांसदों से पहले तमाम मंत्रालयों के सचिवों से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक उन्होंने सचिवों से बातचीत की और उन्हें यह संदेश दिया कि वो आजादी से काम करें। शासन चलाने की ये मोदी शैली पुरानी है और मशहूर भी है। इस शैली में सचिवों के साथ साथ वो जनता से भी संवाद करते रहे हैं। बीजेपी के मंत्रियों को इस शैली से दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यहां खोट नजर आ रही है। इसे झांकी समझिए, नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक मॉडल का ट्रेलर समझिए, मोदी का सीधा संदेश समझकर पढ़िए या उनकी तीसरी शपथ मान लीजिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जरा अलग प्रधानमंत्री हैं। मंत्री शब्द उनके साथ जरूर जुड़ा है, लेकिन सचिवों के साथ बैठक में एक भी मंत्री मौजूद नहीं है और उनके मंत्रियों को भी इससे गुरेज नहीं है।
पहले से ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में नौकरशाह आलमगीर होंगे। उन्हें तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट्स को सत्ता का हिस्सा बनाने में पक्का विश्वास है, लेकिन पारंपरिक रूप से मंत्रियों के नीचे काम कर रहे सचिवों के लिए ये एक नया अनुभव है। उनके लिए एक नई सरकार बनी है जो उन्हें इतनी छूट देने को तैयार है। सत्ता चलाने के इस मोदी मंत्र पर राय अलग अलग है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का हक है, ही कैन मीट हुएवर ही वांट्स टू मीट। और अगर आप प्रधानमंत्री हो और आप चाहते हैं कि सारे काम आप ही करें और सारे ऑफिसर्स के साथ आप ही कांटेक्ट मेंटेन करें, तो नेचुरली उनकी ये जो चॉइस है, हम तो क्या बोलें इसके बारे में। लेकिन अजीब सी बात यह है कि जब मंत्री हैं, मंत्री किस तरह की काम करेंगे, ये भी प्रश्न होना। हमने तो कल अंग्रेजी में बताया था कि हमारे तरफ से एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए, लग रहा है कि उनकी तरफ से डिसएम्पावर्ड मंत्रियों तो बना रहे हैं। Each prime minister has got his own style of function. I can't find any mistake in that. गुजरात मॉडल की कहानियां, उसके चर्चे खूब सुने थे। अब उस मॉडल के लागू होने की बारी है। इस दिशा में नरेंद्र मोदी की ये पहली चाल थी। सभी मंत्रालयों के सचिवों से मिलने मोदी खुद आए। सचिवों से खुले संवाद की ये पहल भविष्य में प्रशासन का नया द्वार खोलेगी। वित्त सचिव अरविंद मायाराम, गृह सचिव अनिल गोस्वामी, रक्षा सचिव राधाकृष्ण माथुर, विदेश सचिव सुजाता सिंह सहित करीब 77 सचिव इस बैठक में मौजूद थे और मोदी सबसे व्यक्तिगत तौर पर मिले। हर एक सचिव से हाथ मिलाया, परिचय जाना। जब बैठक शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और जोर देकर कहा कि सभी मंत्रालयों के सचिव उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सचिव प्रधानमंत्री को सीधे फोन कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। अफसर देश के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करें और आगे बढ़कर फैसले लें। उनके फैसलों के साथ खुद पीएम खड़े होंगे। शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की उस नब्ज को पकड़ा जिसके जरिए किसी भी मसले पर जनता की राय तुरंत जानी जा सकती है और उसके साथ अपने आप को जोड़ा जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने हर छोटे बड़े फैसले पर मोदी ने जमकर ट्वीट किया, तो फिर चुनाव प्रचार से लेकर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाने में इसी सोशल मीडिया ने मोदी का भी बखूबी साथ दिया। और अब सरकार के हर छोटे बड़े फैसले से लेकर पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर बारीकी से नरेंद्र मोदी इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता के साथ सीधे खुद को और सरकार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बात कहने के बाद प्रधानमंत्री ने सचिवों की राय जानी। 25 सचिवों ने अपने अनुभव साझा किए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री और मंत्रालय के सचिवों की वार्ता अच्छी रही। चूंकि नरेंद्र मोदी के पास गुजरात में इस शैली पर सरकार चलाने का पुराना अनुभव है, इसलिए इसे केंद्र में लागू करते हुए उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रशासन के इस पथ पर चलकर ही विकास की मंजिल पाई जा सकती है। अब तक एक ढर्रे पर सरकारें चलती थी, वो अंदाज और था। अब ढर्रा बदला है, ये अंदाज मोदी है, जिसकी सियासी सफलता की कहानी गुजरात ने देखी है, लेकिन अभी इस कहानी की सफलता को देश को देखना बाकी है। संसद भवन से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। कि नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और सचिवों दोनों को मंत्र दिए हैं। मंत्रियों को 100 दिन का वक्त दिया है और सचिवों को खुलकर काम करने का संदेश दिया है। सीधे बात करने की छूट दी। मोदी के ये मंत्र खुद उनके लिए किसी शपथ से कम नहीं है। सरकार बनी, पहली कैबिनेट की बैठक हुई। दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों तक पैगाम पहुंचा दिया। पैगाम साफ था, स्पष्ट था कि पिछली सरकार और पिछले मंत्रालय जैसे चल रहे थे वैसा अब नहीं चलेगा। पहला संदेश, पारदर्शिता। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को यह निर्देश दे दिया कि उनके कामकाज की परिधि में रिश्तेदारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टेंडर भी देना है तो उसका हक किसी सगे संबंधी को न मिले। उत्तर प्रदेश में सख्ती से इसे लागू करने की मिसाल भी उन्होंने दिखा दी। दूसरा संदेश, समय सीमा में परिणाम। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को 100 दिनों का समय दिया है। सत्ता संभालने के बाद शुरुआत के 3 महीने छवि बनाने के लिए खास होते हैं। इन 3 महीनों में एक तिलिस्म रचा जा सकता है। मोदी ने अपने मंत्रियों से कह दिया है कि 100 दिनों में वे अपने काम की रिपोर्ट दें। तीसरा संदेश, बेहिचक फैसला। अपना मुख्य सचिव नियुक्त करते हुए मोदी ने यह संदेश दे दिया कि योग्यता के आधार पर चयन करते समय
वो अड़चने हटा सकते हैं। नृपेंद्र मिश्र को जिम्मेदारी देने के लिए उन्हें अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। चौथा संदेश, हिंदी में काम, अपने दफ्तर में हिंदी, बोलचाल में हिंदी। ये एक प्रधानमंत्री का पैगाम तो है ही, और शपथ भी है कि देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा को यथोचित प्रतिष्ठा दिलाएंगे। शायद मोदी को पता है कि पूरे देश में लोगों ने उन्हें हिंदी में ही सुनकर विश्वास किया है। पांचवा संदेश, योग्यता ही पैमाना। गुजरात की तर्ज पर पूरे देश में शासन की धुन बजाने वाले मोदी ने यह संकेत दे दिया है कि कामकाज में पैमाना सिर्फ योग्यता है। ये बात मंत्रालयों पर भी लागू होगी और सचिवों पर भी लागू होगी। गुजरात मॉडल पर काम करने वाले मोदी को जब अपने लिए सचिवों का चुनाव करना पड़ा तो उत्तर प्रदेश मॉडल की याद आई। ये मोदी का राजनीतिक पथ है, जिसके अगल बगल देश का समाज बसता है। राजनीति का पथ साफ सुथरा होगा तो पथ के दोनों ओर के समाज का माहौल भी स्वस्थ रहेगा। ये भी मोदी की तीसरी शपथ ही है कि राजनीति के पथ को अलग करना है। आज तक ब्यूरो।